ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं भारत की बात, और शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। इस दौरान कैसे पीएम मोदी अखिलेश यादव की पीडीए पिच पर बैटिंग करते नजर आए, इसका विश्लेषण हम करने वाले हैं। 27 के चुनाव से 14 महीने पहले प्रेरणा स्थल का लोकार्पण क्या बीजेपी का चुनावी प्रयोग है? कैसे 3 ब्राह्मण महापुरुष चेहरों के सहारे यूपी और बंगाल को सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। उन्नाव रेप केस पीड़िता के आंसुओं का कैसे यूपी के 2 मंत्रियों ने मजाक बना दिया, आज ये तस्वीर भी देश को देखनी चाहिए। ऐसे नेता रहेंगे तो फिर बेटी को इंसाफ कैसे मिल सकेगा? ये खबर भी जरूरी है, आपके लिए आगे होगी। और आज रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, क्या पीएम की भी नहीं सुनोगे? लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी में जाति और वोट वाली राजनीति के प्रेरणा स्थल की। पीएम मोदी ने लखनऊ का प्रेरणा स्थल आज राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियों का अनावरण भी किया। कार्यक्रम के लिए आज का दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। इसके अलावा एक और मायने में इस इवेंट की टाइमिंग बहुत खास हो जाती है, और वो है 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों से लगभग 14 महीने पहले राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण हुआ है। और ये सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि राजनीति के जानकार इसमें वोटों वाला प्रयोग देख रहे हैं। बीते कुछ दिनों में बीजेपी के भीतर एक के बाद एक 3 घटनाक्रम हुए हैं। जैसे पहले ओबीसी नेता की यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति हुई। इसके बाद मंगलवार को बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की। अब पार्टी के 3 ब्राह्मण चेहरों की प्रतिमाओं का तोहफा दिया गया है। ये तीनों घटनाएं यूं ही नहीं है। खासकर राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात तो इस लिहाज से भी काफी अहम है कि बीजेपी ने इसके जरिए यूपी से लेकर बंगाल तक ब्राह्मण वोटों को साधने की कवायद की है। हालांकि बीजेपी के इस कवायद पर यूपी में जाति वाली राजनीति की चिंगारियां भी उठी हैं। पीडीए और पंडा वाली जुबानी जंग देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि हम आपको ये नहीं बताएंगे कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल कितने एकड़ में फैला हुआ है, यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, इन मूर्तियों की खासियत क्या है, क्योंकि ये सब तो आप सुबह से ही अखबारों में पढ़ चुके हैं, न्यूज चैनल्स पर आप देख चुके हैं। ऐसे में हम आपको अपनी कवर स्टोरी में प्रतीकों की राजनीति के मायने समझाने वाले हैं। साथ ही बीजेपी की ब्राह्मण वोट वाली इंजीनियरिंग का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। पर शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के पीडीए दाव के साथ कर लेते हैं। आज पीएम मोदी अखिलेश यादव की पीडीए पिच पर बैटिंग करते हुए नजर आए। आज महाराजा बिजली पासी की जयंती है। इस पर अखिलेश यादव ने सुबह पोस्ट किया, लिखा कि महान वीर योद्धा महाराजा बिजली पासी की जयंती पर सादर नमन। महाराजा बिजली पासी दलित वर्ग की पासी जाति के लिए सम्मान का प्रतीक हैं, और दलित अखिलेश के पीडीए फॉर्मूला का एक अहम हिस्सा है। दूसरी तरफ आज जब प्रधानमंत्री ने लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने भी महाराजा बिजली पासी को नमन कर दलितों को एक मैसेज देने की कोशिश की। महाराजा बिजली पासी ने वीरता, सुशासन और समावेश की जो विरासत छोड़ी, उसको हमारे पासी समाज ने गौरव के साथ आगे बढ़ाया। आज ही के दिन बिजली पासी जी की जयंती है, और समाजवादी पार्टी ने आज महाराजा बिजली पासी जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया है। देखिए, मोदी जी ये बताएंगे 3 मूर्तियों का उद्घाटन करने गए थे, तो उसमें कल्याण सिंह जी क्यों नहीं है? इसलिए कि वो पिछड़े समाज से आते हैं। पीएम मोदी के बिजली पासी महाराज वाले दाव से यूपी में दलित वोटों का द्वंद्व शुरू हो चुका है। ब्राह्मण प्रतीकों के स्थल से पीएम मोदी ने दलितों को साधने की कोशिश आखिर क्यों की है, वो समझ लीजिए। देखिए, 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को एससी की जाटव जाति का 25% वोट मिला, जबकि एनडीए के खाते में 24% वोट गया था। दूसरी दलित जातियों के वोट की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 56% वोट मिला, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 29% वोट गया था। यानी दलितों का बड़ा वोट खिसककर इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ। यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी का समीकरण बिगड़ गया।
अब पीएम मोदी ने एक बार फिर इस वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि दलित वोटों पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी से बीजेपी को 27 के रण में कड़ी चुनौती मिल सकती है। लेकिन मोदी के इस मैसेज के बीच यूपी में एक बार फिर मूर्तियां और पार्क सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए। यहां आपको प्रतीकों की राजनीति के मायने बताते हैं। देखिए, पार्टी से जुड़े प्रतीक वैचारिक तौर पर कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करते हैं। ये प्रतीक लोगों को एक विशेष पार्टी से जुड़ने और पहचान बनाने में मदद करते हैं। प्रतीकों से पार्टी और उसके समर्थकों के बीच एक तरह का भावनात्मक लगाव पैदा होता है। प्रतीकों के जरिए पार्टी के विचारों का आसानी से प्रचार किया जा सकता है। ये प्रतीक किसी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा और एजेंडा को भी दिखाते हैं। इसके अलावा प्रतीकों को किसी भी पार्टी के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा के तौर पर भी देखा जा सकता है। अब बीजेपी ने इन प्रतीकों के सहारे कैसे ब्राह्मण वोटों को साधने की रणनीति तैयार की है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। 27 की चुनावी बिसात पर कुछ ही दिनों में बीजेपी ने दो बाजी चल दी है। पहले कुर्मी चेहरे पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाकर ओबीसी वोटों को साधने का दांव चला। अब 3 ब्राह्मण चेहरों की मूर्तियों के बहाने समाज को सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ से लेकर बीजेपी तक तीनों पार्टी के बड़े ब्राह्मण नेता रहे हैं। अब इन चेहरों के सहारे ही बीजेपी 2027 के रण में 2024 के दौरान बिगड़े सियासी समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश में जुटी है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि राजधानी लखनऊ रही है, ऐसे में उनकी जयंती पर प्रेरणा स्थल और मूर्तियों के लोकार्पण के जरिए एक बड़ी सियासी रणनीति को मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है। जैसे मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान दलित समाज को साधने के लिए डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम के नाम पर पार्क बनवाए, समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण कराया। अब वैसे ही ब्राह्मण वोटों को साधने के लिहाज से प्रेरणा स्थल बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकता है। जो पार्कों की सियासत है, इससे बहुत ज्यादा लाभ अभी तक जिन्होंने किया है, चाहे बीएसपी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें या किसी अन्य पार्टी की बात कर लें, उन्हें राजनीतिक तौर पे बहुत लाभ होता दिखता नहीं है। ब्राह्मण समाज बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन माना जाता है कि बीते कुछ समय से ब्राह्मण पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहा है। मंगलवार को बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को भी इसी नैरेटिव से जोड़कर देखा जा रहा है। मीटिंग को लेकर अटकलें हैं कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि पार्टी में समाज की आवाज कमजोर पड़ती जा रही है, जबकि ब्राह्मण वोटर 90 के दशक से पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मीटिंग के बहाने बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जब बड़े बड़े लोग ही आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सिरप कांड की प्रगति से उन्हें अवगत भी करा दें और उस भोज से भी जो उनके खिलाफ हो रहे विधायकों ने आयोजित किया था। वहीं सूबे में सत्ता की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, जो राजपूत समाज के हैं। संगठन की कमान कुर्मी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी को सौंपी गई है। हालांकि ब्रजेश पाठक के तौर पर ब्राह्मण चेहरे के हाथ में डिप्टी सीएम की कुर्सी है, लेकिन सत्ता और संगठन में शीर्ष पर कोई भी ब्राह्मण चेहरा नहीं है। विपक्ष भी लगातार इसे ही मुद्दा बना रहा है। जब से योगी जी सत्ता में आए हैं तब से ब्राह्मण समाज के 1700 से ऊपर लोगों की हत्याएं और फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। हम निश्चित तौर से लड़ने वाले को, भिड़ने वाले को सम्मान देंगे और उनको उचित स्थान देंगे। ऐसे में ब्राह्मण वोटों को साधने के लिहाज से पार्टी उन्हें रिझाने में जुट गई है। हालांकि विपक्षी पार्टियां ब्राह्मण प्रेम पर सवाल उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि पीडीए या पिछड़ा समाज के चेहरों की मूर्तियां क्यों नहीं लगाई गई, तो एआईएमआईएम ने इसे पंडा प्रेरणा स्थल बता दिया है।
निश्चित रूप से उन महापुरुषों की मूर्ति है, उनका योगदान है देश में, इसलिए उस पे समाजवादी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। हम तो इस बात को ज़रूर पूछेंगे कि पीडीए के लोगों की भी मूर्ति लगाई जानी चाहिए थी। 96% की आबादी में से आपको कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला आपकी पार्टी में भी कि जिसकी मूर्ति लगाई जा सकती। प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है? हम तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का भी सम्मान करते हैं और ये तीनों तो हमारे अभिभावक हैं, हमारी पार्टी को खड़ा किया है, इन्होंने देश के लिए काम किया है। बीजेपी के ब्राह्मण वोटों वाली इंजीनियरिंग समझने के लिए प्रदेश में ब्राह्मण वोट की ताकत को समझना जरूरी है। इस पर हमने भारत की बात का डेटा टैबलेट तैयार किया है आपके लिए। यूपी में ब्राह्मण आबादी करीब 8 से 10% है। सूबे की 90 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण वोट निर्णायक होते हैं। 12 जिले ऐसे हैं जहां पर ब्राह्मण आबादी 15% से ज्यादा है। अब ब्राह्मणों के वोट समीकरण की बात करें तो 2017 में बीजेपी गठबंधन को ब्राह्मणों का 83% वोट मिला था, जो 2022 में बढ़कर 89% हो गया। 2017 में समाजवादी पार्टी गठबंधन को ब्राह्मणों का 7% वोट मिला, जो 2022 में घटकर 6% रह गया। ये आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ग का बीजेपी के साथ मजबूत रिश्ता रहा है। ऐसे में 27 की जंग को देखते हुए बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोट को साधना बेहद जरूरी है। अब हमारी दूसरी खबर का रुख करते हैं, जिसके केंद्र में उन्नाव रेप पीड़िता के उस दर्द का जिक्र है जिसे कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत और योगी सरकार के 2 मंत्रियों की बदजुबानी ने बढ़ा दिया है। रेप के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद पीड़िता अपने लिए न्याय की मांग कर रही है। वो कह रही है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा झुकूंगी नहीं। लेकिन यूपी सरकार के 2 मंत्रियों ओपी राजभर और दयाशंकर को पीड़िता की बेबसी पर हंसी आ रही है। योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह कह रहे हैं सेंगर को न्याय मिला है। बेशर्मी के साथ दयाशंकर तो सेंगर की जमानत का स्वागत तक कर रहे हैं। ठंड में सुन्न हो चुके इन दोनों मंत्रियों के दिमाग की बत्ती आगे जलाएंगे। इनकी आंखों पर पड़े हुए बेशर्मी के पर्दे भी हटाएंगे। लेकिन पहले जरा पीड़िता के उन सवालों पर आते हैं जिन्होंने आज जांच एजेंसी सीबीआई को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्नाव रेप पीड़िता ने आज एबीपी न्यूज के माइक पर खुलासा किया कि कोर्ट में सीबीआई का आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खड़ा रहता है। सीबीआई का जांच अधिकारी कहता है मैं विक्टिम को नहीं जानता। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेंगर से मिला हुआ है। सीबीआई अगर मेरे वकील का साथ देती तो कुलदीप सेंगर को यह जमानत नहीं मिलती। पीड़िता की एबीपी न्यूज के माइक पर यह अब तक की सबसे बड़ी गवाही है, जिसके बाद सीबीआई को आज बैकफुट पर आना पड़ा। मैं पीछे नहीं हटने वाली भैया, मुझे न्याय चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट पे आंख बंद के भरोसा करती हूँ, मुझे न्याय देगा, मुझे पब्लिक न्याय देगी, मुझे जनता न्याय देगी। उन्नाव रेप पीड़िता न्याय मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट से न्याय, देश की जनता से न्याय। पीड़िता का कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ खुला ऐलान है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा पीछे नहीं हटूंगी। मैं पीछे नहीं हटने वाली भैया, मुझे न्याय चाहिए। पीड़िता के साथ कदम कदम पर हुए अन्याय की एक एक तस्वीर बता रही है कि इस केस में कितने मोड़ हैं। आज एबीपी न्यूज के कैमरे पर पीड़िता ने बड़ा खुलासा किया। कहा कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मिले हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सेंगर को जमानत नहीं मिलती। अगर मेरे वकील का अगर सीबीआई साथ देती तो आज क्या पता कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत ना होती। अब तो जाएंगे क्योंकि इसमें सीबीआई का आईओ मिला हुआ है। कहते हैं झुकते सब हैं, बस झुकाने वाला चाहिए। सीबीआई भी आज झुक गई। सीबीआई ने फैसला किया कि वो हाई कोर्ट के सजा निलंबित करने और जमानत देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसके लिए सीबीआई विशेष अनुमति याचिका दाखिल करेगी। सीबीआई ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि पीड़िता को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीबीआई ने कहा है कि आरोपी की अपील और जमानत याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने कड़ा विरोध किया था और समय रहते जवाब और लिखित दलीलें कोर्ट में दाखिल की थी। इस बीच पीड़िता के वकील ने भी एक डर की आशंका जताकर मामले को नया मोड़ दे दिया है कि अब हमारा खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि सीबीआई और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार
और ये जो पूरा इंटरनेशनल नेशनल कार्टेल है, ये कुलदीप सिंह सेंगर साहब का, गैंगस्टर्स का, वो पूरी ताकत लगा के किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस हारने की चेष्टा करेंगे। सीबीआई ने तो मामले को गंभीर बता दिया, लेकिन यूपी के 2 मंत्रियों की गंभीरता लापता है। पीड़िता के जख्मों को यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर की बेशर्मी हंसी ने हरा कर दिया है। अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, लेकिन दिल्ली तो दिल्ली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह उस अपराधी के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं। अगर कोई कैबिनेट मंत्री बयान देता है तो वो सरकार का बयान माना जाता है, ऐसा संविधान में लिखित है। बात सिर्फ हंसी की नहीं है, बात तो नियत और नैतिकता की है। आप हंसिए, हंसने से आपका खून बढ़ेगा मंत्री जी, लेकिन जिस संवेदनशील सवाल पर आप हंस रहे हैं वो तमाचा है उस व्यवस्था पर जहां बेटियों के लिए मान, सम्मान और सुरक्षा की बात होती है। अब इनसे मिल लीजिए, ये यूपी सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह हैं। इनके नाम में दया आता है, लेकिन इन्हें दया की परिभाषा का चुल्लू भर भी ज्ञान नहीं है। दया शंकर सेंगर की जमानत का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें न्याय मिला। कुछ तो शर्म कर लेते दया शंकर जी। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। रेप पीड़िता न्याय के लिए मांग कर रही है, लेकिन यूपी सरकार के 2 मंत्री ओम प्रकाश राजभर और दया शंकर सिंह उसके हंसी उड़ा रहे हैं। दया शंकर को सेंगर के लिए न्याय तो मिल गया, लेकिन पीड़िता के लिए उनकी जीभ फेविक्विक से चिपक गई। एक भी शब्द जो फूटा हो ये माननीय है। जो दर्द को बढ़ाना जानते हैं उसे महसूस करना नहीं। ओपी राजभर की हंसी, दया शंकर सिंह का सेंगर की जमानत का स्वागत करना, संवेदनहीन सत्ता की ये वो तस्वीर है जिसके लिए महिलाओं का दर्द, पीड़ितों की पीड़ा और न्याय सब एक तमाशा बन चुका है। दया शंकर सिंह ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को न्याय मिला, दूसरी तरफ इस केस में पीड़िता को अपमान और आंसू मिल रहे हैं। दया शंकर सिंह ने सेंगर की जमानत का स्वागत किया तो दूसरी तरफ पीड़िता को पुलिस प्रदर्शन करने से भी रोक रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।